हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। लेट्स वेट फॉर सम more people to join and then we will start our lecture. So if you can hear me, then please type yes in the comment box. चलो, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से टॉपिक रिलेटेड है, उसका ये लेक्चर 1 है। तो ये पूरे वीक आई विल कवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड तो फुली इट इज बेस्ड ऑन HRM, whereas some parts of chapter 2 are also related to human resource, so we will cover everything. चलो, तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दो यस लिख के कि आपको आवाज आ रही है, तो आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। हेलो श्रुति। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप तक मतलब। चलो, तो अब हम लेक्चर शुरू करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट मींस मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, पर्सनल होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स, सब कुछ मिला के बनता है ह्यूमन रिसोर्स। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, इससे रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे और इसकी डेफिनेशंस भी आई विल कवर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में भी पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, उसका मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजिंग दी ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। बट ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट आई विल कवर दिस। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में बी डिफाइंड एज द टोटल नॉलेज, टैलेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क फोर्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स है, ठीक है, जो भी लोग काम कर रहे हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी नॉलेज, टैलेंट, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटी, ठीक है, वैल्यूज हो गई, एटीट्यूड्स हो गए, ये सब मिलके इट कंप्राइज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द एग्रीगेट और सम ऑफ नॉलेज, टैलेंट्स, एप्टीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ वर्क फोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर ये तो एक है मीनिंग। सेकंड क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट फॉर्म द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग काम करें इन द टॉप लेवल, इन द मीडियम लेवल, इन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंप्राइज द वर्क फोर्स, कंप्राइज द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, वर्क फोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, पर्सनल हो गया, ये सब एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट इज वन ऑफ दी और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सही, अगर स्किलफुल, अगर टैलेंटेड, नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्सेज होगा
तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगी स्मूथली, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट असेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आप खुद ही सोचो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, दे डोंट वर्क एफिशिएंटली इफेक्टिवली, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे लोग कंप्राइज करेंगे अगर जो अच्छे नहीं है, तो क्या होगा कि गोल अचीव ही नहीं हो पाएगा। अगर एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तभी हमारा गोल अचीव हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। हेलो ऋतुजा, हेलो राखी। चलो, तो ये हो गया हमारा मतलब ह्यूमन रिसोर्स का। अब व्हाट इज एचआरएम? एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग दी ह्यूमन रिसोर्स। अब उनको कैसे मैनेज किया जाता है वो सब बताऊंगी मैं आपको। तो HRM is concerned with people at work and their relationship within the enterprise, ठीक है। इट इज कंसर्न मतलब ये किस लिए किया जाता है? HRM इज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, इज रिलेटेड विद पीपल एट वर्क। कौन से पीपल? जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एट वर्क, एंड देयर रिलेशनशिप विद इन दी एंटरप्राइज। यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। HRM इज अ प्रोसेस। HRM इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो पीपल सेंट्रिक होती है, मतलब सारी एक्टिविटीज आर रिलेटेड विद पीपल। तो कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एक्टिविटीज। HRM इज मेनली about 4 activities, that is acquisitions, development, motivation as well as maintenance of human resources. अब HRM क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एक्टिविटीज, दैट इज पहले तो हम एक्वायर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब हम रिक्रूट करेंगे उनको, ठीक है। वी विल रिक्रूट द कैंडिडेट्स। डेवलपमेंट, फिर आफ्टर रिक्रूटिंग वी विल ट्रेन एंड डेवलप द कैंडिडेट्स। जो भी रिक्रूट हुए हैं उनको हम ट्रेन करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक वर्क जो उनको करना है, एंड देन डेवलपमेंट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन कम्स मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम टू टाइम वी हैव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। उनको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है विथ मॉनिटरी बेनिफिट्स हो गए, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हो गए। मॉनिटरी मीन्स उनको हाइक्स देना है, इंसेंटिव्स देना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, या नॉन मॉनिटरी हो गए उनको रिकॉग्निशन देना है, उनको प्रेज करना है उनके वर्क के लिए। फिर उनको मेंटेन भी करना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो और उनको एट्रीशन जो है वो लो कर दो, ठीक है। तो ये सब हो गया HRM के प्रोसेस। तो जो क्या थे HRM के 4 प्रोसेस? एक्वायर करना है सबसे पहले हमको, देन आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन कम्स मोटिवेशन, एंड लास्ट मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? HRM क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? अगर सब क्लियर है तो प्लीज मुझे बता दो, क्लियर है? देखो, मैंने बताया कि पर्सनल हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, HR हो गया, सारी जो वर्ड्स है दैट आर इंटर रिलेटेड और सेम। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, पर्सनल का मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ वी विल कवर सम डेफिनेशंस ऑफ HRM। तो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, पर्सनल मैनेजमेंट, देखो पर्सनल की स्पेलिंग अलग होती है, ये होती है, गलती से लिख दिया मैंने। Personal management is the planning, organizing, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals. Human resource जो है, personal जो है, उनका मैनेजमेंट, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना, कॉम्पनसेट करना, इंटीग्रेट करना, मेंटेन करना। किस लिए करना है? टू अचीव 3 टाइप्स ऑफ गोल। फर्स्ट तो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, सेकंड है इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉय का इंडिविजुअल पर्सनल गोल है, दैट वन, एंड लास्ट है सोसाइटल गोल, जो सोसाइटी का गोल है, दैट विल ऑल्सो बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ HRM, ओके। चलो, तो अभी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ,
कमेंट में लिख के। अगर सब क्लियर है तो लिख दो ऑल क्लियर। ओके चलो अब हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ एचआरएम। नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इनहेरेंट है मतलब इसको हटा नहीं सकते मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कोई ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनाइजेशन भले कितना भी ऑटोमेशन हो जाए बट देर इज ऑलवेज देर विल बी ऑलवेज नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, लोगों का होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। सो HRM इज इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये परमानेंट फंक्शन है, कभी हटाया नहीं जा सकता है। बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरियाज, अब whether it is planning, organizing, directing, staffing or controlling, every function of management consists of human resources. तो इट इज बेसिक ऑफ ऑल फंक्शंस, उसके बिना पॉसिबल नहीं है कोई भी फंक्शन। तो बेस ही ये बनाता है HRM, पीपल सेंटर्ड। अब HRM इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग और मैनेजिंग दी people or employees of the organization. So that is, it is people centric, people centered है मतलब it is concerned with people based on human relations. HRM में क्या होता है? we maintain and build human relations. ठीक है, relationship बनाता है HRM within the organization. So it is based on human relations. Pervasive functions, it is present in all the levels of management. या pervasive का meaning है present everywhere in the organization. अब managers हर level पर होते हैं तो HRM भी हर level पर होता है, that is why it is pervasive in nature. ठीक है, आया समझ में ये nature of HRM? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। Now we will cover ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। क्या ऑब्जेक्टिव है HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो एम्प्लॉइज काम करें उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इन चारों में चारों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं HRM के, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर दी गिवन हेडिंग्स। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बताओ मुझे, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज रिलेटेड विथ सोसाइटी। ठीक है, अब उसके अंडर क्या क्या आएगा बताओ मुझे। ऐसे काम करना जो कि सोसाइटी को सर्व करे, सोसाइटी को माइंड में रख के ऐसा काम करना। ठीक है, तो टू फ्रेम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट सर्व्स द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उनको माइंड में रखते हुए ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करना या प्रोग्राम्स बनाना कि सोसाइटी को वो हेल्प करे, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जेंडर इक्वालिटी है तो क्या होता है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में क्या कर देती है ऑर्गेनाइजेशन? इक्वल पार्टिसिपेशन कर देती है ऑफ बोथ द जेंडर्स। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाना, डेवलपिंग programs that meet the economic, psychological, ethical and social needs of employees। ठीक है, एम्प्लॉयज की जो भी नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल हो गई, एथिकल हो गई, सोशल नीड्स है, उनको फुलफिल करना है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो कुछ प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है जो कि ये फुलफिल करे। तो इट कम्स अंडर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। अब आपने देखा होगा कि
रेशो रख देते हैं, 50-50 रेशो रख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि विमेन भी होंगी 50% एंड मेल्स भी होंगे 50%। तो ऐसे प्रोग्राम्स बना देना, ऐसी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट रखना, एथिक्स को प्रमोट करना, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो सोशल नीड्स जो भी होती हैं एम्प्लॉयज की, वो सारी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए भी उनको फुलफिल करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का, ठीक है। नाउ कम्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सही लोग मिल जाएं हमारे सही जो काम है उसका वो करने के लिए। तो इट मीन्स प्रोवाइडिंग राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट जॉब, ठीक है। हमारा जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, सही एम्प्लॉय को सही काम देना, जो उसको स्किल आती है, जो नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको वो काम प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है। ये तीनों तो ऑर्गेनाइजेशन को एचआरएम ये प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू फंक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन। जो भी फंक्शंस हैं एचआरएम के वो आ जाएंगे इधर। टू प्रोवाइड मैम, सौरभ पूछ रहे हैं मैम आप इस टॉपिक के पीवाईक्यू भी कवर करेंगी क्या? ये सौरभ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारी ऐप पर पीवाईक्यू, अब वहां पर जाके देख सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है। तो आप पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, दैट यू कैन सी ऑन दी ऐप। ठीक है, हमारा जो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ये सब आता है कि जो एम्प्लॉय है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो अपना जो भी उसके थॉट्स है वो एक्सप्रेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। फिर उनको अप्रिशिएट करना, अप्रिसिएशन ऑल्सो कम्स अंडर दिस ऑब्जेक्टिव। अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड फेयर एफिशिएंट लीडरशिप, ठीक है। अब जो हमारा एचआरएम है उसका और क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि एम्प्लॉय में पीस बना रहे, ठीक है। एम्प्लॉयज में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे पीसफुल हों, तो मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब जैसे मैंने सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में बताया कि ऐसे पॉलिसीज फ्रेम करना, तो बट पॉलिसी फ्रेम करना कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शन है उसका कि पॉलिसीज फ्रेम करना, एचआर पॉलिसीज जो होती है। अब कौन सी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए है वो मैटर नहीं करता, बट सारी पॉलिसीज जो फ्रेम करेंगे इट कम्स अंडर फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। टू फ्रेम पॉलिसीज, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब जो लास्ट है दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये किसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है? एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्लस एचआर का और क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें? टू रिक्रूट, ट्रेन द एम्प्लॉयज, ठीक है। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू अचीव
their personal goal as well as along with organizational goal. ठीक है, तो आप ये देख लो, लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है टू रिक्रूट ट्रेन द एम्प्लॉयज, ठीक है, और सब एक और इम्पोर्टेंट है, ट्रेन द एम्प्लॉयज एंड रिटेन, मतलब वो एम्प्लॉयज को कंपनी छोड़ने से मना करना, उनको बताना कि कंपनी ना छोड़े, टू रिटेन दी एफिशिएंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ एचआरएम। एचआरएम मतलब रिक्रूट तो कर लेता है बट एम्प्लॉयज जा रहे हैं, ले ऑफ हो रहा है, बहुत एट्रिशन रेट हाई है, तो वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इट इज द फंक्शन ऑफ एचआरएम टू रिटेन द एम्प्लॉयज, एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो है उनको रिटेन करे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप क्या है, मतलब क्या क्या काम करना रहता है एचआरएम को, क्या क्या उसके अंडर कवर होता है, दैट विल कम अंडर स्कोप ऑफ एचआरएम। तो फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। अब वो कैसे होती है, इसके अंडर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जॉब डिजाइन आ जाता है, जॉब एनालिसिस आ जाता है, प्रोक्योरमेंट आ जाता है, रिक्रूटमेंट आ जाता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग आ जाता है, इंडक्शन आ जाता है। ठीक है, अब मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, तो प्लानिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जॉब देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द एक्चुअल जॉब द ह्यूमन रिसोर्स हैज टू डू। जॉब डिजाइन करना, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए वो सब करना, जॉब एनालाइज करना, ठीक है, उसमें उसकी सारी डिटेल्स एनालाइज करना कि जॉब है किस बारे में। फिर अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉयज जो है उनको प्रोक्योर करना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको इंडक्शन देना, मतलब एक फॉर्मल वेलकम होता है इंडक्शन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये सिलेक्शन और स्टाफिंग जो है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो आप इसको इसके अंडर भी देख सकते हो। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पे अलग अलग लिखा है, बट ये सारा अगर हम ये काट दें तो प्लानिंग जो है वो सब कवर करी, सिलेक्शन एंड स्टाफिंग भी कवर करी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कवर कर रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम्स कॉम्पनसेशन, अपन ऐसे लिख देते हैं, ये 1.1 है, ये 1.2 है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सब कुछ आ जाता है, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ कम्स दी कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है, रिवॉर्ड फॉर डूइंग वर्क, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, दैट कम्स अंडर कॉम्पनसेशन। तो इट कवर्स रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स और उसको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है। कॉम्पनसेशन में आप देखते हो कॉस्ट टू कंपनी होता है, तो उसमें सारी सारी चीजें होती हैं कि एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी, रिवॉर्ड्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, मॉनिटरी होता है उसमें और नॉन मॉनिटरी भी होता है। नॉन मॉनिटरी हो गया हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया, हेल्थ बेनिफिट्स, मेडिकल, अब रिटायरल बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब इन शॉर्ट मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, सारी
मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी जो भी कॉम्पनसेशन है सब कुछ कॉम्पनसेशन के अंडर आ जाएगा। तो कंपनी जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं है मनी के टर्म्स में, सब कुछ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है मोटिवेशन आता है, ठीक है। मोटिवेशन करना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना काम के लिए, ठीक है, उसको करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना। करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर दिए उसको, ठीक है। फिर मोटिवेट किया विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन, उसको पावर दे दी है, जॉब एनरिच कर दिया उसका, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। तो मोटिवेशन में क्या आ जाएगा कि एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट कर रही है एचआरएम, वो आ जाएगा मोटिवेशन के अंडर। तो करियर गाइडेंस प्रोवाइड करके उसको मोटिवेट करिएगा, ठीक है, तुमको अपने करियर में क्या क्या अचीव करना है। इधर इट इज डन बाय प्रमोटिंग दी एम्प्लॉय, उसको प्रमोशन दे दिया है, हायर पोस्ट दे दी है, जॉब इनरिच कर दी है, विच मीन्स उसको पावर्स दे दी है टू टेक डिसीजंस, ठीक है, डिसीजंस मेकिंग पावर, ठीक है। और कैसे कैसे किया जा सकता है, बोनस दे दिया है, मॉनिटरी मोटिवेशन, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है, एम्प्लॉय रिलेशन, ये होता है बेस होता है ये एचआरएम का टू मेंटेन एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन कैसे मेंटेन करेगा, आप किसी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवियंस है तो बाय प्रॉपर एड्रेसिंग द ग्रीवियंस, बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू दैट ग्रीवियंस, एम्प्लॉय रिलेशन इज मेंटेन्ड, ठीक है। पार्टिसिपेशन हो गया कि सबका जब कोई डिसीजन ले रहे तो इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज एज वेल इन दैट। कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, डिसीजन हो रहा है ऑन बेस्ड ऑफ कलेक्टिंग बार्गेनिंग, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज कॉल्ड ईयरली अप्रेजल। जो भी एम्प्लॉय ने काम किया है एक साल में उसको अप्रेज करना, उसको जज करना कि उसने कैसा काम किया है, और अगर अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड्स देना, प्रमोट करना, और जो हाइक होता है वो भी इसी पर होता है अप्रेजल पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया उसका, जो भी परफॉर्मेंस है इट विल बी जज्ड एंड अप्रेज्ड बाय द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसी के बाद डिसाइडेड होता है वेदर टू गिव प्रमोशन, हाउ मच हाइक टू गिव, या ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर कर देते हैं एम्प्लॉयज का। तो ये सब आता है एम्प्लॉयज जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके अंदर, ठीक है। चलो, तो आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज का चैप्टर यहीं तक था बस। बेसिक ऑफ एचआरएम पढ़ा है आज हमने, कल हम इसका और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे का थोड़ा एडवांस। आज हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है, व्हाट इज एचआरएम ऑल अबाउट। उसका स्कोप पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके नेचर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी। अब कल हम आगे का देखेंगे कि इसमें और क्या क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। देखो, मैं देखती हूँ आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। जो ट्रांसफर होता है एम्प्लॉयज का फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, इट इज विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, ये कौन सा टाइप का रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, बोथ होता है, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, मुझे बताओ कि जो हमारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, सपोज एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में नीड है, तो वी आर ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन टू अनदर डिपार्टमेंट और इन द नीडी डिपार्टमेंट। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा होगा,
इंटरनल रिक्रूटमेंट होगा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगा, दोनों होगा, या दोनों में से कोई भी नहीं है? ट्रांसफर। ट्रांसफर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट? ए बी सी डी। सौरभ ने आंसर दिया है इंटरनल, दिशा ने भी इंटरनल आंसर दिया है। देखो मतलब अगर अंदर ही अंदर कुछ प्रमोशन हो रहा है या अंदर ही अंदर एक एम्प्लॉय को दूसरे प्रोसेस में डाल रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहा है, बल्कि अंदर का ही एम्प्लॉय यूज किया जा रहा है फॉर अदर वर्क। तो ट्रांसफर जो होगा वो भी अंदर ही होगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ऑफिस से दूसरे डिपार्टमेंट, तो इट विल बी इंटरनल टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल होता है जब हम पूल ऑर्गेनाइज करते हैं, रिक्रूटमेंट पूल ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दैट कम्स इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट इज इंटरनल। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। जो फॉर्मल वेलकम होता है, ठीक है, फॉर्मल वेलकम जो होता है एम्प्लॉयज का, वो उसको क्या बोलते हैं? देखो फॉर्मल वेलकम होता है एम्प्लॉय का जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो इट इज टर्म्ड, उसका क्या टर्म यूज करते हैं हम? ट्रेनिंग यूज करते हैं, वेलकम यूज करते हैं, इंडक्शन यूज करते हैं, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? बताओ। फॉर्मल वेलकम इज टर्म्ड एज इंडक्शन, वेलकम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या रिक्रूटमेंट? बताओ। चलो राहुल का आंसर आ चुका है, राहुल बोल रहे हैं इंडक्शन होता है। लेट्स वेट फॉर सम मोर आंसर्स, देखते हैं फिर मैं बताऊंगी क्या सही आंसर है। अभिषेक ने भी इंडक्शन आंसर दिया है। देखो जब हमारा कोई एम्प्लॉय रिक्रूट होता है, तो वो जब कंपनी में जाता है, तो ही और शी इज गिवन अ फॉर्मल वेलकम। उसमें क्या होता है, डिटेल्स बताते हैं जॉब की, और आपको बताते हैं कि क्या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीथिंग अबाउट दी पॉलिसी। जो भी हमको कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी हमको मतलब देखना है या उसके अंडर काम करना है, ठीक है, वो सब होता है इंडक्शन के अंडर। जो एम्प्लॉयज होता है उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयज को कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, पॉलिसी होगी, जो भी फॉलो करना है वो सब बताया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ वेलकम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इंडक्शन, तो सबने सही आंसर दिया है। वेलकम जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ऑल्दो इंडक्शन एंड वेलकम आर सिमिलर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैपन्स आफ्टर सम टाइम, जब एम्प्लॉय का इंडक्शन हो जाता है, उसको प्रोसेस अलॉट होता है, देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। और रिक्रूटमेंट तो सबसे पहले होता है, जब हमारा एम्प्लॉय आ गया है उसके बाद वेलकम होता है। बट रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब वो एम्प्लॉय को हमने लिया नहीं है, उसको देखना कि वेदर ही और शी इज सुटेबल, तो रिक्रूट किया जाता है उसको। ठीक है, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज को जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं और वो रिक्रूटमेंट होता है, फिर उनमें से किसी को सिलेक्ट किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है इंडक्शन। सबने सही आंसर दिया है, तो इसका मतलब है सबको समझ आ गया है। चलो स्टूडेंट्स, तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और आपने बहुत अच्छे से मुझे आंसर्स दिए आज।
ठीक है, ऐसे ही आंसर्स प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम मिलेंगे कल 4 बजे, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी ऐप पे क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करो, उनका भी सॉल्यूशन देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। तो चलो ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं, और थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।